हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। आई सेल्फ सूर्य प्रकाश जी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और लास्ट में हमने कैलोरीफिक वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट देखा था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो वहाँ पे कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन से रिलेटेड है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसको हम देख लेते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है बट फिर भी फियर स्टूडेंट के माइंड में रहता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? एक्चुअली एक स्टील कंटेनर होता है जिसके अंदर हम किसी सब्सटेंस का क्या करते हैं, कंबशन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक ये बोल लीजिए, इसके अंदर भी एक कंटेनर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस सब्सटेंस का कंबशन करते हैं। तो जिसका भी कंबशन करना होता है उसको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। इसका अमाउंट यानी मास नोन होता है। ठीक है, अब इस कंटेनर को हम क्या करते हैं, वाटर से फिल कर देते हैं। इसके तरफ नॉन अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर प्रेजेंट है। इसका वाटर का मास क्या है, नॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर लगा देते हैं। उस थर्मोमीटर से जब इसका कंबशन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट क्या होती है, इस वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। ये हीट यहाँ पर ये क्या एक तरीके से बोलते हैं इंसुलेटेड कंटेनर है। जो अमाउंट ऑफ हीट है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर नहीं जा सकती। तो जो हीट है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब हुई है, वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। और यहाँ पर जो भी हीट की वजह से वाटर का टेंपरेचर चेंज होता है वो इस थर्मोमीटर से हमें पता लग जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हालांकि इतना ही है बट हमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अब ये क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो जिस भी गैस का, जिस भी कंपाउंड का कंबशन हो रहा है तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा। अगर हम यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर में वर्क डन का कैलकुलेशन करें तो डेल्टा भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे तो वॉल्यूम चेंज 0 होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हमें समझना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो भी प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। प्रोसेस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर डेल्टा यू के इक्वल। तो यहाँ पे जो भी हीट रिलीज होगी वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू के इक्वल होगा। बट अगर एंथैल्पी निकालना है तो एंथैल्पी कैसे निकाला जाता है, हमें रिलेशन पता है, H क्या होगा, U प्लस पीवी के बराबर। तो डेल्टा H की हम बात करें, डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है बट यहाँ पे जब कंबशन होगा तो प्रेशर तो वेरिएबल होता है। हम ये केवल बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए नहीं, हम हर रिएक्शन के लिए लगा सकते हैं जो क्लोज कंटेनर में यहाँ पर प्रोसीड हो रही है। अगर क्लोज कंटेनर में प्रोसीड हो रही है तो वर्क डन क्या होगा, वॉल्यूम चेंज 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा, वहां पर 0 होगा। एंथैल्पी चेंज क्या होगा, बिकॉज कंटेनर क्लोज है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस V डेल्टा P के इक्वल। अब कंटेनर क्लोज्ड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब गैस का कंबशन होगा तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या होंगे, चेंज होंगे। तो अगर गैसेस मोल्स चेंज होंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। हमें पता है PV किसके बराबर, nRT के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो V डेल्टा P को आप क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो भी वेरिएबल होंगे, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको क्या डेल्टा NG/RT के इक्वल पुट कर सकते हैं। सो डेल्टा एच किसके इक्वल, यहाँ पर एंथैल्पी चेंज क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT के इक्वल। तो ये दो ही पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन तो एक तो 0 होने वाला है और डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT के इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एंथैल्पी का। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बाय वर्ड ये क्लियर है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मींस यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन के रेस्पेक्ट में हम बात कब करते हैं, जब आप एसिड बेस की रिएक्शन करवाते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर जो नोटिस करने वाला है या याद रखने वाला है कि जो हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रेस्पेक्ट में हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा कि जब 1H प्लस एंड 1OH माइनस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, 1 मोल ऑफ H प्लस 1 मोल ऑफ OH माइनस के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो यहाँ पर हीट इन्वॉल्व रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। या इसकी और डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर व्हेन एसिड एंड बेस गेट न्यूट्रलाइज्ड। या फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस is in direct solution combined with 1 mole of OH minus to give 1 mole of
वाटर, अनडिसोशिएटेड वाटर। या फिर एक और डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंस की हम बात करें, नॉर्मेलिटी क्या होती है यहाँ पे, इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। तो इक्विवेलेंस क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंस इसको बोल सकते हैं। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मींस 1 H+ या 1 OH- से ही है कि एक H+ एक OH- से जब यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो जो एनर्जी वहां पे इन्वॉल्व रहती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जो H+ आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है और जो OH- आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा हो, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 100% डिसोशिएट होता है और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो भी 100% डिसोशिएट होता है। तो H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, तो 1 मोल H+ और 1 मोल OH- जब यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है तो जो वाटर प्रोड्यूस होगा, तो जो वहां पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो होगा -13.7 किलो जूल पर मोल तो वहां पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रिशन होगा -13.7 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ वाटर, या फिर और H+ या OH-, और ये किलो जूल में है, इसको सॉरी किलो कैलोरी में जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -57.1 किलो जूल पर मोल। तो जब 1 मोल ऑफ H+ 1 मोल ऑफ OH- से रिएक्ट करता है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57.1 किलो जूल के बराबर होता है। अब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में बिकॉज 100% डिसोसिएशन होता है तो एक H+ और एक OH- की रिएक्शन से जो एंथैल्पी प्रोड्यूस होती है वो एग्जैक्टली इतना ही होता है। बट लेकिन जब यहाँ पर दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में से कोई भी यहाँ पर वीक आ जाता है तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एग्जैक्टली इतना नहीं होता है। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूं कि सपोज एसिडिक एसिड और NaOH का हम न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हैं तो हमें तो ये तो पता है कि ये तो 100% डिसोशिएट होगा, इसका अल्फा तो 1 है बट इसका अल्फा 1 के इक्वल नहीं है, 1 से काफी छोटा होता है तो पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं होता। तो सपोज हमने इसके यहाँ पर सपोज इसका 1 मोल लिया था तो इसका 1 मोल तो पूरा डिसोशिएट होने वाला नहीं है, राइट। अब यहाँ पे जितने भी मोल्स डिसोशिएट होंगे, या सपोज आपने ले लीजिए सपोज इनिशियली कुछ अमाउंट ले लिया, यहाँ पे 2 मोल ले लिया, 2 मोल में से कितना डिसोशिएट होगा, 10% या 20% ही डिसोशिएट होगा। तो यहाँ पे H+ और OH- के न्यूट्रलाइजेशन से हीट तो इतनी ही प्रोड्यूस होगी बट उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, इस वीक एसिड या वीक बेस को डिसोशिएट करने में कंज्यूम हो जाती है। तो वहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, -13.7 किलो कैलोरी या -57.1 किलो जूल से कम ही प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं तो एक H+ और एक OH- की रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, हीट प्रोड्यूस होने वाली, वो एग्जैक्टली कितना होगा, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57.1 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आपको बिल्कुल याद रखनी है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमने ये लिया है, राइट। अब वीक एसिड या वीक बेस आ जाएगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इससे कम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, वीक एसिड या वीक बेस को न्यूट्रलाइज करने में सॉरी डिसोशिएट करने में कंज्यूम हो जाता है। इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन? आपको बात की जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाते हैं, न्यूट्रलाइज करवाते हैं तो जो एंथैल्पी प्रोड्यूस होती है वो एग्जैक्टली कितनी होती है, 57.1 किलो जूल पर मोल के बराबर या -13.7 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर, ठीक है। रिलीज हो रही है इसलिए हम माइनस साइन लगा रहे हैं, बाकी माइनस का और कोई मीनिंग नहीं है। माइनस आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो 100% डिसोशिएट होते हैं तो वहां एग्जैक्टली इतना हीट प्रोड्यूस हो जाता है। बट जब वीक एसिड होता है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें से कुछ हीट क्या होती है, वीक एसिड को डिसोशिएट करने में कंज्यूम हो जाती है, वीक बेस को डिसोशिएट करने में कंज्यूम हो जाती है। सो जब वीक एसिड यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आयोनाइज होता है, रिएक्ट करता है, तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो वहां पर 57.1 किलो जूल पर मोल से कम प्रोड्यूस होती है। सो whenever weak acid or weak base react with strong acid or strong base, heat release is less than 57.1 kilojoule per mole
because some of heat is consumed in ionizing weak acid or weak base. This heat is known as enthalpy of ionization. चलिए तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन समझने के हम एक छोटे से क्वेश्चंस की हेल्प लेते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HCN। HCN के आयोनाइजेशन की एंथैल्पी आपको बतानी है। आयोनाइजेशन मींस H+ और Cn- में ब्रेक करने के लिए कितना एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगा। If its enthalpy of neutralization with strong base is 12 किलोजूल पर मोल। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट ये वहां पे क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस से आपको क्या मिलने वाला है, OH- मिलने वाला है। तो क्या रिएक्शन होगी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रिएक्शन, HCN जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा OH- के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पर H2O प्लस Cn-। ठीक है, आपको क्या बताना है कि HCN जब डिसोशिएट होगा तो वहां पे H+ और Cn- में जब ब्रेक होगा तो कितना एंथैल्पी वहां पे इन्वॉल्व रहेगा, यानी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब इसकी हेल्प से ये कैसे निकालें, क्या कोई तरीका है? यस, बिल्कुल तरीका है। उसके लिए हमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर HCN रिक्वायर्ड है, HCN यहाँ पर है, H+ रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर है नहीं, Cn- रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर है, बट यहाँ पे दो चीजें OH- और H2O भी है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, H+ रिक्वायर्ड है वो है नहीं। तो क्या करें, उसके लिए हम हेल्प लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के आयोनाइजेशन का। उसके लिए हमें पता है H+ प्लस OH- इनकी रिएक्शन से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आयोनाइज हो रहे हैं, सॉरी न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो कितना क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर, राइट। तो हमें ये पता है जब वीक एसिड HCN स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा भी हो, चाहे NaOH हो चाहे KOH हो, कोई भी हो, वो OH- ही देगा, राइट। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस कितना है, यहाँ पर गिवन है यहाँ पर 12 किलोजूल पर मोल। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो माइनस साइन आपको अपनी तरफ से ही लगाना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है, -57.1 किलोजूल पर मोल। इन दोनों की हेल्प से क्या आप इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर HCN कहां पर है, यहाँ पर तो इस इक्वेशन को प्लस करें, Cn- कहां पर है, वहां पे तो अपने आप आ जाएगा। अब H+ को उधर भेजना है तो माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया तो OH- कैंसिल आउट हो जाएगा, H2O कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना होगा, ΔH1 माइनस ΔH2। सो ΔH1 कितना, -12 माइनस 57.1, तो कितना होगा -12 प्लस 57.1, यानी कितना हो जाएगा ये 45.1 किलोजूल। अब देखिए यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है वो कैसा मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, पॉजिटिव होने का क्या मीनिंग है कि ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, यानी आयोनाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। एक और पॉइंट आप यहाँ पे चाहे तो नोट कीजिए, नेक्स्ट में यहाँ पर नोट कीजिएगा कि अगर आपको डिफरेंट एसिड दे रखे हैं, सपोज कोई एसिड है HA, इसका ΔH ऑफ आयोनाइजेशन गिवन है, सपोज आपको 20 किलोजूल पर मोल। एक और एसिड गिवन है HB, इसका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आपको गिवन है सपोज 30 किलोजूल पर मोल। और एक और वीक एसिड है HC, इसका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आपको गिवन है सपोज 60 किलोजूल पर मोल। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, आयोनाइज करने के लिए कितना एनर्जी आपको देना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ रहा होगा वो एसिड उतना ही वीक होगा। तो अगर आप यहाँ पर इन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करें तो जो एसिड जितना ही वीक होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतना ही एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो जिसका एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है यानी वो एसिड बहुत वीक है। तो सबसे ज्यादा वीक एसिड कौन है, HC, देन फिर HB, देन HA। तो स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, HA की, देन HB एंड देन फिर HC, राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको 10 ml each of 1 molar HCl and 1 molar H2SO4 neutralized by 1 molar NaOH सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम गिवन नहीं है, मींस आप जितना चाहे वॉल्यूम चाहे उतना यूज में ले सकते हैं। देन A and B किलोजूल हीट लिबरेटेड, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ A and B। तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एफर्ट्स लाके सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली सॉल्व होगा।
सो गिवन आपको 10 ml दे रखा है ईच ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर HCl एंड 1 मोलर H2SO4। तो अगर हम HCl की बात करें डिसोशिएट होगा तो क्या दे देगा H+ + Cl माइनस ये 1 मोलर 10 ml है तो हम क्या बोल देंगे 10 मिलीमोल ऑफ HCl है तो यहाँ पे 10 मिलीमोल ऑफ H+ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, H2SO4 डिसोशिएट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा 2H+ + SO4 2 माइनस। अब यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होने वाली है वो किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगी कि न्यूट्रलाइजेशन कितना हो रहा है। तो जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब न्यूट्रलाइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, बिकॉज NaOH का तो कोई लिमिटेड वॉल्यूम गिवन नहीं है, लिमिटेड वॉल्यूम आपको एसिड्स का गिवन है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे मोल्स ऑफ H+ या मोल्स ऑफ जितने ज्यादा मोल्स ऑफ H+, बिकॉज OH- के मोल्स तो आपके पास बहुत हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम आपको लिमिटेड गिवन नहीं है। तो जितने ज्यादा यहाँ पे H+ के मोल्स प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा यहाँ पर हीट का प्रोडक्शन होगा। तो मोल्स ऑफ OH- कितने होंगे, H2SO4 कितना है 1 मोलर 10 ml मींस 10 मिलीमोल ऑफ H2SO4 है, इससे कितना 20 मिलीमोल ऑफ H+ प्रोड्यूस होगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप NaOH मिलाएंगे तो वो कितना कंज्यूम करेगा 10 मिलीमोल। जब आप इसमें H2SO4 सॉरी इसके अंदर NaOH मिलाएंगे तो ये कितना कंज्यूम करेगा OH- 20 मिलीमोल। तो यहाँ पे 10 मिलीमोल ऑफ H+ का 10 मिलीमोल ऑफ OH- के साथ रिएक्शन होगी, बट यहाँ पे 20 मिलीमोल ऑफ H+ का 20 मिलीमोल ऑफ OH- के साथ रिएक्शन होगी। तो अगर यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो -x जूल है तो यहाँ पर जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी -2x जूल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ क्या है इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन भी उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा ज्यादा होगा, तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये वाला हीट क्या होगा A के बराबर और ये वाला B के बराबर। तो A और B का अगर आप रेशियो लें तो क्या हो जाएगा 1:2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको the enthalpy of neutralization of weak base AOH and a strong base BOH by HCl are -12250 calorie per mole and -13000 calorie per mole respectively. When 1 mole of HCl is added to the solution containing 1 mole of AOH and 1 mole of BOH, the enthalpy changes was -12500 calorie per mole. In what ratio the acid is distributed between AOH and BOH? तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। बोला गया आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस, तो वीक बेस कौन है AOH विद HCl, ACl प्लस H2O जब न्यूट्रलाइजेशन होगा बनेगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको गिवन है कितना -12250 कैलोरी पर मोल गिवन है। और बोला है जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज होता है BOH प्लस HCl तो आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है कितना -13000 कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको गिवन है व्हेन 1 मोल ऑफ HCl गिवन है आपको 1 मोल। ठीक है, अब इससे 1 मोल और H+ ही बनेगा। अब इसमें AOH भी मिला है और BOH भी मिला है। ठीक है, इन दोनों का मिला के 1 मोल ही कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि H+ तो 1 मोल है तो OH- भी 1 मोल ही कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है क्या बनेगा यहाँ पे ACl एंड BCl बन जाएगा, H2O बनेगा। जो एंथैल्पी प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर -12500 कैलोरी पर मोल। तो बोला है कि इन व्हाट रेशियो एसिड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन AOH एंड BOH। यस, तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि 1 मोल ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ BOH स्ट्रॉन्ग बेस 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इतना एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको बोला अगर हमने एसिड 1 मोल ले लिया और 1 मोल इसका दोनों का मिला के इसमें मिलाया या इन दोनों के 1 मोल मिक्सचर में हमने ये HCl मिलाया तो बताना है कि HCl का कितना मोल इसके साथ रिएक्ट किया वीक बेस के साथ और कितना मोल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। होपफुली आप समझ पाए होंगे कि क्या करना है। तो पहले तो हम देख लें यहाँ पे जब वीक बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड को तो यहाँ पे एंथैल्पी कितना प्रोड्यूस हुआ -12250 कैलोरी और जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट हुआ तो इतना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन कितना है यहाँ पे -1300 कैलोरी पर मोल। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस ले लिया तो आपको डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन कितना दे रखा है -122
50 कैलोरी पर मोल। अब देखिए यहाँ पर जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज किया था तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना था, बट वीक बेस के साथ इतना ही। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें कंज्यूम हो जाती है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में कंज्यूम हो जाती है, यानी वीक बेस को आयोनाइज करने में कंज्यूम हो जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस तो आप देखेंगे तो ये 750 कैलोरी पर मोल यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आपको वीक बेस के लिए मिलेगा। ठीक है, जितना दोनों का डिफरेंस होगा, जितने से कम होगा मींस उतना एंथैल्पी वीक बेस को डिसोशिएट करने में एब्जॉर्ब कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपको सेकंड केस गिवन है, HCl 1 मोल है और यहाँ पर इन दोनों से मिला के 1 मोल OH माइनस मिल रहा है, तो इतना एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन किसमें दे रखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस मिलाया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है? -12500। अगर 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते तो टोटल एंथैल्पी कितना होता? यहाँ पर अगर वीक बेस नहीं होता तो टोटल एंथैल्पी कितना होता? -13000 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। बट यहाँ पे कितना है? -500। तो अगर 1 मोल H प्लस का 1 मोल ऑफ OH माइनस जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है रिएक्ट होता तो कितना प्रोड्यूस होता है? यहाँ पे -13000 किलो कैलोरी पर मोल। बट यहाँ पे -12500 प्रोड्यूस हो रहा है, तो बीच का 500 कहां गया? बेस को आयोनाइज करने में गया होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? फॉर दिस कॉम्बिनेशन डेल्टा H आयोनाइजेशन वीक बेस कितना है यहाँ पे? 500 कैलोरी। ठीक है, समझ पाए क्या कि जब यहाँ पे 1 मोल वीक बेस का रिएक्ट हुआ था तो 1 मोल को ब्रेक करने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए 750 कैलोरी पर मोल एब्जॉर्ब हुआ था। यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब हो रहा है? 500 कैलोरी पर मोल एब्जॉर्ब हो रहा है। तो 750 से 1 मोल का डिसोसिएशन होता है, तो 500 से कितने मोल का डिसोसिएशन हुआ होगा वो हम देख लें। सिंस 750 कैलोरी required to dissociate 1 mole weak base, so 500 कैलोरी के कितने लिए रिक्वायर्ड होगा? 1/750 इंटू 500 मीन्स 2/3 मोल ऑफ वीक बेस। तो यानी 2/3 मोल ऑफ वीक बेस यहाँ पर कंज्यूम हुआ होगा डिसोसिएशन के लिए। इतना सॉरी यहाँ पे 500 कैलोरी के थ्रू 2/3 मोल ऑफ वीक बेस डिसोशिएट हुआ, तो 2/3 मोल वीक बेस डिसोशिएट हुआ, तो इतने मोल ऑफ वीक बेस ने कितना मोल ऑफ H प्लस कंज्यूम किया होगा? क्योंकि इससे एक ही OH माइनस बन रहा है, तो ये कितना मोल ऑफ H प्लस कंज्यूम करेगा? 2/3 मोल, यानी इससे 2/3 मोल HCl रिएक्ट हुआ होगा। अगर यहाँ पे 2/3 मोल HCl वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो विद स्ट्रॉन्ग बेस कितना रिएक्ट किया होगा? 1/3 मोल HCl रिएक्ट किया गया होगा। तो आपको पूछा था रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिएक्टेड विद वीक बेस एंड रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक बेस के साथ कितना मोल रिएक्ट किया? 2/3, और स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक बेस के साथ 2/3 मोल रिएक्ट किया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कितना? 1/3। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये दो तरह की हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट और पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट, एंड सेकंड वन इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयन। तो पहले हम यहाँ पे एनहाइड्रस सॉल्ट की बात करते हैं या पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात करते हैं। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म न्यू हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो यहाँ पे आपके पास एनहाइड्रस सॉल्ट है, वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो अगेन यहाँ पे हाइड्रेटेड सॉल्ट ही बनना है, राइट। ये वाटर में डिसॉल्व होने वाला नहीं है, यहाँ पर आपको एक्वस नहीं मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे सॉल्ट एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और अभी भी वो सॉलिड फॉर्म में ही है, राइट, डिसॉल्व नहीं हुआ है। इस बात को आप बिल्कुल लिख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे CuSO4 सॉलिड वाटर में के साथ मिलके नया हाइड्रेटेड सॉल्ट बना रहा है। सपोज यहाँ पे एंथैल्पी डेल्टा H, आपको वैल्यू याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये केवल एग्जांपल के लिए आपको गिवन है। तो सपोज डेल्टा H1 -78 है, इसमें हम 595 मोल ऑफ वाटर का फर्दर एडिशन करें
तो यहाँ पे CuSO4.8H2O ये 800H2O ये फर्दर यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट ही है, राइट, अभी भी ये सॉलिड फॉर्म में ही है। डेल्टा H2 आपको सपोज इसका 10 किलो जूल दे रखा है और सपोज CuSO4 में 800 वाटर आप डायरेक्टली अटैच करना चाहें तो यहाँ पे इसका एंथैल्पी क्या होगा वो इन दोनों की हेल्प से आप निकाल देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट का जो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो क्या होगा, एनहाइड्रस या पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट में आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं बट अभी भी वो क्या है वहां पर एक्वस फॉर्म में नहीं आया, सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। सेकंड, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ गैसेस एंड, अब इसका क्या मीनिंग होगा, गैसेस एंड को आप क्या करेंगे एक्वस एंड में कन्वर्ट कर दीजिए, यही डिफरेंस है, दोनों में ही डिफरेंस है। यहाँ पे हाइड्रेटेड सॉल्ट एनहाइड्रस सॉल्ट का आप कर रहे हो तो भी वो सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे एक्वस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस एंड hydrated in large amount of water to form hydrated ion, तो इसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीन एंथैल्पी को एक साथ देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन एंड एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी की हम बात करें वो पर मोल के अकॉर्डिंग ही बात करें। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल सॉल्यूट को आप स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो जो वहां पे हीट एक्सचेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो सपोज हमने KCl को 5 मोल ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया तो वहां पे KCl का सॉल्यूशन बन जाएगा इन 5 मोल ऑफ वाटर, तो सपोज इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है। या फिर हम कैसा करें, KCl को 10 मोल ऑफ वाटर में डाल दें तो वहां पे जो एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा H2, दोनों का एंथैल्पी क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा कि हमने यहाँ पर किसी बने हुए सॉल्यूशन को यहाँ पर किसमें, उसके अंदर वाटर मिला के उसको फर्दर डाइल्यूट कर दिया, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन था उसमें आपने सॉल्वेंट मिलाया उसका डाइल्यूशन कर दिया, तो उसे आप क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे KCl जो पहले 5 मोल ऑफ वाटर में था उसमें आपने फर्दर 5 मोल ऑफ वाटर मिला दिया तो 10 मोल ऑफ वाटर के अंदर अब ये सॉल्यूशन हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसका एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो 5 मोल को इधर लेके आना है और इसको यहाँ पे रखना है, तो ये डेल्टा H3 अगर रिलेशन निकालेंगे क्या होगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से क्या क्या आपने एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन को निकाली, ये क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या क्या सॉल्यूट को 5 मोल ऑफ वाटर में डाला तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूट को 10 मोल ऑफ वाटर में डाला तो भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब पहले से ही सॉल्यूशन बना था उसमें आपने क्या कर दिया, सॉल्वेंट मिला दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solute is dissolved in large amount of water so that further addition of solvent does not change the heat exchange। तो हम यहाँ पे सॉल्यूट को इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिला दें कि फर्दर सॉल्वेंट के एडिशन से वहां पे एंथैल्पी पे कोई इफेक्ट ना आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे KCl किसमें, एक्वस में, यहाँ पे एक्वस लिखा जाएगा, एक्वस तो ये भी है बट वहां पे 5 मोल 10 मोल वाटर के प्रेजेंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। तो डेल्टा H डिसोल्यूशन यहाँ पे फर्दर सॉल्वेंट के मोल्स के एडिशन पर चेंज नहीं होंगे। तो अगर हम एंथैल्पी को यहाँ पे एंथैल्पी चेंज को वाटर मोल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा कि जब आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने 5 मोल मिलाया तो एंथैल्पी चेंज इतना था, जब आपने 10 मोल मिलाया तो सपोज एंथैल्पी चेंज इतना था, जब आपने इनफाइनाइट मोल्स कर दिए तो ये जो एंथैल्पी होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसे आप क्या बोलेंगे, डेल्टा H डिसोल्यूशन। तो इसके बाद यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है वो होने वाला नहीं है, एंथैल्पी क्या हो जाएगा, रिएक्शन सॉल्यूशन का कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 मोल मिलाया तो ये एंथैल्पी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, डेल्टा H सॉल्यूशन, किसके लिए, 5 मोल वाटर के लिए। यहां से यहां तक का जो एंथैल्पी है वो भी क्या होगा, ये वाला वैल्यू वो भी क्या होगा, डेल्टा, ये वाला एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर 5 मोल ऑफ वाटर, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H सॉल्यूशन फॉर 10 मोल ऑफ वाटर। और यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 5 मोल से 10 मोल, तो 5 मोल ऑफ वाटर से 10 मोल ऑफ वाटर जाने का, इसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, दिस इज एंथैल्पी ऑफ
डाइल्यूशन, राइट। तो इन तीनों के डिफरेंस को आपको समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन या ये सब चीजें क्या होती है। नेक्स्ट बात करें एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा, एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्जन में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी वही क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ वन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म इज कन्वर्ट्स इनटू अनदर। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखना चाहें तो सपोज कैसे निकाल सकते हैं हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। सपोज आपके पास कार्बन ग्रेफाइट है, आपका इसने आपने क्या कर दिया, इसका कंबशन कर दिया और CO2 प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इसका एंथैल्पी ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक होगा, माइनस x है या डेल्टा H1 ले लेते हैं, एंथैल्पी डेल्टा H1 है। यहाँ पर सेम हम डायमंड सॉलिड का यहाँ पर कंबशन कर देते हैं, क्या बन जाएगा CO2 गैस, डेल्टा H2 आपको इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। अब आपको कैलकुलेट करना है कार्बन ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना एंथैल्पी इन्वॉल्व रहेगा। तो ये डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 के बराबर। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डायमंड का कंबशन मोर एक्सोथर्मिक होता है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट से डायमंड का कन्वर्जन ये वाला वैल्यू मोर एक्सोथर्मिक होगा, मींस मोर नेगेटिव होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मींस ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ से आपको कोई क्वेश्चंस खास बनते नहीं है, बट फिर भी आपको बाय नेम क्लियर होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है। नेक्स्ट बात करें एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। बाय नेम जैसा है वैसा का वैसे डेफिनेशन होगा, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, 1 मोल प्रेसिपिटेट बनाइए, सपोज Ag+ है सॉल्यूशन में, उसमें आपने Cl- मिला दिया, तो यहाँ पर AgCl सॉलिड बन गया। तो जब ये 1 मोल बनेगा तो जो यहाँ पर एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी उसे आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट देखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, राइट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन क्या होगा, आपको 1 मोल ऑफ आयन फॉर्म करना है फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट। तो अभी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हम कौन से आयन की बात कर रहे हैं, कि हमें 1 मोल ऑफ आयन फॉर्म करना है एक्वस आयन। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो 1 मोल ऑफ एक्वस आयन अगर आप फॉर्म कर रहे हैं एलिमेंटल स्टेट से, तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। अच्छा, अब आपके माइंड में ये आएगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन तो ये भी हो सकता है Cl- गैसेस से, Cl2 गैसेस से आप Cl- गैसेस फॉर्म कर दें, बट इसे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन नहीं बोलते, आपने ये डेफिनेटली पढ़ा रखा है। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे आपने ये किसके अंदर पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा है। इसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म यूज में लेते हैं। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन यहाँ पे क्या होगा, जब 1 मोल ऑफ गैसेस आयन एक्वस आयन में जाता है। इसके अलावा अभी आपने जस्ट पहले पढ़ा है Cl- गैसेस आयन से अगर एक्वस आयन में जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयन, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, राइट। तो दोनों में तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यहाँ पर ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन टर्म यूज में लिया जाता है, और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आयन टर्म यूज में लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और आप स्टार मार्क करके रखिए कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन, H+ आयन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर 0 कंसीडर किया जाता है, राइट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इज टेकन एज टू बी 0 कंसीडर किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो गिवन आपको कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है Ag+ + Cl- से AgCl यहाँ पर बन रहा है, तो इसको आप एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ag+ गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl- गिवन है, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AgCl गिवन है। तो जो Ag+ है वो एक्वस, आपको फॉर्मेशन का जो गिवन है वो एक्वस Ag+ और एक्वस Cl- के लिए गिवन है। तो अब तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया, अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो प्रोडक्ट कौन है, AgCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, -127, माइनस रिएक्टेंट कौन है, Ag+ Cl-, इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है कितना, 105 प्लस किसका गिवन है यहाँ पर
Cl माइनस माइनस 167, राइट। तो सॉल्व कीजिए, कितना माइनस 127 माइनस 105 प्लस 167, तो कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालिए, कितना होगा 127 और 105 कितना होगा 227 एंड 232 प्लस 167, डिफरेंस लेंगे तो नेगेटिव आपको मिल जाएगा माइनस 65 किलो जूल। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गिवन है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज minus 285 kilojoule per mole and enthalpy of neutralization of strong acid and strong base is minus 55 kilojoule per mole. Then what is the enthalpy of formation of OH minus? OH minus का enthalpy of formation आपको गिवन है, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गिवन है, चलिए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बात करते हैं। गिवन है आपको enthalpy of formation डेल्टा H formation of H2O कितना दे रखा है minus 285 किलोजूल पर मोल एंड बोला है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कितना गिवन है माइनस 55 किलोजूल पर मोल, राइट। हालांकि माइनस 57.1 होता है, बट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वही वैल्यू आपको यूज में लेनी है। और आपको बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी तिकड़म लगाएं, क्या लगा सकते हैं, आपको न्यूट्रलाइजेशन के लिए एंथैल्पी गिवन है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है 1 मोल ऑफ H प्लस और 1 मोल ऑफ OH माइनस आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे लिक्विड का, इसे हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इसके लिए एंथैल्पी आपको कितना गिवन है माइनस 55 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइजेशन बोल दीजिए या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल दीजिए, एक ही बात है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मेशन एंथैल्पी की हेल्प से, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आपको इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है, इसका पूछा गया है। H प्लस का फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी हमें पता है कितना होता है 0, सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर फॉर दिस रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है माइनस 55, कितना होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस, राइट। तो कितना होगा माइनस 55 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना है माइनस 285 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H प्लस कितना 0 और OH माइनस का बताना है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। तो ये माइनस आएगा तो माइनस हो जाए तो इधर ले आए, तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू माइनस 285 प्लस 55, सो इट विल बी इक्वल टू 0, कितना हुआ माइनस 230 किलोजूल पर मोल। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है आपको enthalpy of solution of barium chloride and barium BaCl2.2H2O are minus 20 kilojoule per mole and 8 kilojoule per mole respectively. Then calculate heat of hydration of barium chloride solid. तो क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअली आपको करना क्या है। तो हम पहले शुरू करते हैं। गिवन आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो अभी आपको यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोला है, तो आपको यही कंसीडर करना है कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, कितना मोल ऑफ वाटर है या कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम इसको एज अ एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर गिवन है ये कुछ स्पेसिफाई नहीं है। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता तो हम उसे एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ही कंसीडर करेंगे कि वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिसोल्व किया गया है। तो अभी कितना है यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सॉलिड, इसमें क्या किया है वाटर मिलाया गया है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात की है तो BaCl2 एक्वस यहाँ पे बन जाएगा, मींस बेरियम आयन और Cl माइनस यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसका डेल्टा H सॉल्यूशन गिवन है कितना है माइनस 20 किलोजूल पर मोल, और सेकंड गिवन है BaCl2.2H2O के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी आपको अमाउंट ऑफ वाटर गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की ही बात करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के एडिशन की बात करेंगे। तो ये कितना गिवन है यहाँ पर 8 किलोजूल पर मोल, और आपसे बोला है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2।
तो यहाँ पे BaCl2 का हाइड्रेशन की बात की है। अब कितना मोल ऑफ वाटर मिलाना है वो आपको स्पेसिफाई नहीं है, बट वो आपको यहाँ पर जस्ट करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर कितना मोल्स है, 2 मोल ऑफ वाटर ही है, तो आपको क्या करना है, BaCl2 को 2 मोल ऑफ वाटर के एडिशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो BaCl2 में क्या करेंगे, सॉलिड में 2 मोल ऑफ वाटर का एडिशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, BaCl2.2H2O, सॉरी राइट। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा वो यहां से निकाल लें। इन दोनों में रिलेशन क्या, BaCl2 यहां पर होगा, प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो उधर चला जाएगा, तो ये किसके बराबर, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 के बराबर। डेल्टा H1 कितना, -20 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा, -28 किलोजूल पर मोल। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन था। 1 mole of anhydrous MgCl2 dissolve in water and liberate 25 calorie per mole of heat. Enthalpy of hydration, delta H hydration of MgCl2 is -30 calorie per mole, then heat of dissolution of MgCl2.H2O. तो अगेन गिवन क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सोचें कि एक्चुअली करना क्या है। तो 1 mole of anhydrous MgCl2 को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, dissolve in water and liberate 25 कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, MgCl2 सॉलिड .H2O बन रहा है या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रहा है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है। बोला है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ MgCl2। अब अगला एंथैल्पी दे रखा है वो हाइड्रेशन का दे रखा है, मींस आप क्या करेंगे, MgCl2 सॉलिड को किसमें चेंज करेंगे, MgCl2.H2O सॉलिड में। ये आपको किससे पता चला, ये आपको क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे जो नीचे नेक्स्ट लाइन बोला है हीट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ MgCl2.H2O, यानी यहाँ पे MgCl2.H2O बनेगा, तभी आप MgCl2.H2O के हीट ऑफ डिसोल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हीट ऑफ डिसोल्यूशन बताना है, तो हीट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी यहाँ पे ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही हो रहा होगा, तभी आप यहाँ पे इससे इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसका इंफॉर्मेशन गिवन है, डेल्टा H कितना है, 25 कैलोरी पर मोल, और यहां पर सेकंड के लिए डेल्टा H गिवन है कितना है, -30 कैलोरी पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको MgCl2.H2O का एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, यानी MgCl2 एक्वस में कन्वर्ट करना है। होपफुली ये समझ पाएंगे, ये दोनों चीजें यहाँ पर ऊपर होगी तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका मींस है एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन MgCl2 सॉलिड का गिवन था। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, MgCl2 एक्वस यहाँ पर चाहिए, इसको प्लस करेंगे, MgCl2.H2O को इधर लाना है, इसको माइनस करेंगे, तो रिलेशन क्या होगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। डेल्टा H1 कितना है, 25 माइनस 30, तो कितना होगा, डेल्टा H इक्वल टू 25 प्लस 30 यानी 55 कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो भी हमने अभी सॉल्व किया है उसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और रिवाइज करके खुद से नोट्स बना के उसको रिवाइज कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आप आए तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।